Hello everyone, welcome to this video. In this video, we will study about AIDS. यदि आप हमारे पीछे के वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। वहां पर मैंने अलग अलग चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनाई हुई हैं, तो आप उनको जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। द वर्ड एड्स स्टैंड फॉर एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ये इसकी फुल फॉर्म है एड्स की, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो इसमें एक एक वर्ड को समझते हैं। दिस मीन्स दैट डेफिशिएंसी ऑफ द इम्यून सिस्टम। पहली जो बात है वो एड्स के अंदर क्या होता है, जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में जाना था कि इम्यून सिस्टम के अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं, अलग अलग सेल्स हैं। इसके साथ साथ सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, अलग अलग एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं। तो ये सब इम्यून सिस्टम के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं। तो इसके अंदर डेफिशिएंसी हो जाती है, तो मतलब हम क्या कहेंगे कि जो एड्स के अंदर जो मेन जो दिक्कत आती है वो इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। इसका मतलब डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम विच इज़ एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल। देखिए वर्ड कोई बता रहा है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड मतलब अपने लाइफ टाइम, अपने जीवन काल के दौरान ही उसको एक्वायर किया गया है। इम्यूनो डेफिशिएंसी मतलब इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी है। इंडिकेटिंग दैट इट इज़ नॉट ए कॉन्जेनाइटल डिजीज़। तो ये इसका मतलब ये है कि जो इंडिविजुअल है वो अपनी लाइफ टाइम के दौरान ही इसको एक्वायर कर रहा है, तो ये कॉन्जेनाइटल डिजीज़ नहीं है। अब सिंड्रोम का मतलब समझते हैं। सिंड्रोम क्या है? तो सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। एक सिम्टम नहीं है, जब ग्रुप ऑफ सिम्टम्स दिखते हैं तो उसको हम सिंड्रोम कहते हैं। तो एड्स का हर वर्ड का मीनिंग आपने समझा कि एक्वायर्ड मतलब लाइफ टाइम के दौरान एक्वायर हुआ है। इम्यूनो डेफिशिएंसी मतलब जो आपका इम्यून सिस्टम है उसके अंदर डेफिशिएंसी आ जाती है, कमी आ जाती है, वीक हो जाता है। और सिंड्रोम मतलब उसके अंदर ग्रुप ऑफ सिम्टम्स दिखते हैं, सिंगल सिम्टम नहीं दिखता है। सबसे पहले एड्स को रिपोर्ट किया गया था 1981 के अंदर, 1981 में पहली बार देखा गया। और लास्ट 25 to 30 ईयर्स के अंदर क्या हुआ है, इट हैज़ स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड किलिंग मोर देन 25 मिलियन पर्सन। और इससे 25 मिलियन लोगों की डेथ हो चुकी है अब तक पिछले 25 से 30 सालों में। तो ये है इसका हिस्टोरिक डाटा। सबसे पहले 1981 के अंदर इसको रिपोर्ट किया गया। अब बात करते हैं कि जो एड्स है वो किस वायरस के द्वारा होता है, किस पैथोजन के द्वारा होता है। एड्स इज कोज्ड बाय ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, यानी इसको HIV बोलते हैं, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये कैसा वायरस है? तो इट इज़ ए वायरस विच इज़ ए मेंबर ऑफ ग्रुप ऑफ वायरसेस कॉल्ड रेट्रोवायरस। तो वायरस की हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसमें एक अलग ग्रुप होता है जिसको हम रेट्रोवायरस कहते हैं। उसका ये एक मेंबर है। तो एड्स इज कोज्ड बाय HIV वायरस विच इज़ ए ग्रुप ऑफ वायरस कॉल्ड रेट्रोवायरस। तो ये रेट्रोवायरस से संबंधित है। तो इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो विच हैव एन एनवलप एनक्लोजिंग द RNA जीनोम। तो मतलब इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो RNA है, और इसका जो जेनेटिक मटेरियल है उसके चारों ओर एक एनवलप होता है, एक कवर होता है, और बीच में इसका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। तो ऐसा इसका कुछ स्ट्रक्चर है। वायरसेस का सिंपल स्ट्रक्चर होता है, हमें पता है वायरसेस ए सेलुलर होते हैं, मतलब उसके अंदर सेल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता। तो उसके अंदर एक बाहर एक एनवलप होता है जिसको हम कैप्सिड बोल देते हैं, और अंदर इसके जेनेटिक मटेरियल होता है। तो इस केस में एक एनवलप है और उसके अंदर RNA जो है वो जेनेटिक मटीरियल है। ट्रांसमिशन ऑफ HIV इन्फेक्शन जनरली अकर्स बाई। अब ये बात करेगा कि भाई फैलता कैसे है, ट्रांसमिशन कैसे होती है, कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उससे वो हेल्दी पर्सन के अंदर कैसे इन्फेक्ट हो सकता है। पहला जो है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन। यदि कोई एड्स इन्फेक्टेड पर्सन है, यदि उससे सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, तो उससे ये सबसे ज़्यादा स्प्रेड होता है। दूसरा क्या है, बाय ट्रांसफ्यूज़न ऑफ कॉन्टामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स। जो हम खून को डोनेट करते हैं, या हम कोई भी जो भी हमारे बॉडी के फ्लूइड है, मेन बात याद रखनी है, जो एड्स है वो फ्लूइड्स के थ्रू फैलता है। मतलब जब बॉडी के फ्लूइड्स आपस में कॉन्टैक्ट में आते हैं, जैसे कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के दौरान भी बॉडी फ्लूइड्स का एक्सचेंज होता है, एज वेल एज जब हम ब्लड डोनेशन करते हैं या किसी और का ब्लड लेते हैं, रिसीव करते हैं, तो उसमें भी दो बॉडी फ्लूइड्स एक्सचेंज हो रहे हैं।
तो इसमें भी ये फैलने के चांसेस होते हैं। तीसरा क्या है, बाय शेयरिंग द इन्फेक्टेड नीडल्स एज इन द केस ऑफ इंट्रावीनस ड्यूरिंग अब्यूज़र्स, ड्रग अब्यूज़र्स। जो ड्रग अब्यूज़ के दौरान ये कैसे फैलता है कि एक ही जो इंजेक्शन होता है या एक ही इंजेक्शन के अंदर जो निडल लगे रहते हैं उसको चेंज नहीं करते हैं। मान लीजिए कोई पर्सन ए है, उसके अंदर एड्स का वायरस है, HIV वायरस है, उसको अभी नहीं पता है, और कोई पर्सन बी है, वो हेल्दी है। अब मान लीजिए ये दोनों ड्रग्स का यूज़ कर रहे हैं, तो एक ही निडल, एक ही इंजेक्शन से अपने आप को इंजेक्ट करते हैं ड्रग को। मान लीजिए ए ने पहले किया, तो उस निडल के ऊपर ए का ब्लड आ चुका है, ए के ब्लड के कांटेक्ट में वो निडल आई है, और वही निडल यदि बी भी यूज़ करेगा तो अब वो जो ए पर्सन का ब्लड है वो बी के अंदर भी थोड़ा बहुत चला जाएगा जिसके अंदर की वायरस है, तो बी भी उससे इन्फेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे ये जो ड्रग अब्यूज़र्स हैं, जिनको ड्रग्स की लत लगी हुई है, तो वो भी इसको यूज करते हैं। कैसे? बाय शेयरिंग द इन्फेक्टेड निडल्स। और इसीलिए बोलते हैं जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं उस समय भी आप जब भी इंजेक्शन लगवाएं या कोई भी ब्लड टेस्ट करवाएं तो हमेशा जो निडल है, जो सिरिंज है, वो नई यूज़ करनी चाहिए। डिस्पोजेबल सिरिंज आ रही हैं तो जो सिरिंज है उसको नई ही यूज करनी चाहिए। अपने सामने उसको देखना चाहिए कि ये डॉक्टर नई यूज कर रहा है कि नहीं, क्योंकि इससे कंटामिनेशन या फिर इन्फेक्शन के चांस हो सकते हैं। चौथा देखिए, फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर ऑफ हर चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा। मान लीजिए कोई मदर है, उसके गैस्टेशन पीरियड चल रहा है, तो उसका जो बच्चा होगा तो उसको भी एड्स होने के चांसेस हैं। प्लेसेंटा के थ्रू ये वायरस मूव कर सकता है। मतलब सो पीपल हु आर एट हाई रिस्क ऑफ गेटिंग दिस इन्फेक्शन इंक्लूड्स। तो मतलब कौन से लोग हैं जिनके अंदर ये ज़्यादा हो सकता है? तो इंडिविजुअल्स हु हैव मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स। मतलब ऐसे लोग जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, मतलब जो एक से ज़्यादा लोगों के साथ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट करते हैं, तो उनके अंदर ये ज़्यादा होने के चांस हैं। दूसरा क्या है? ड्रग अडिक्ट्स। ऐसे लोग जो ड्रग अब्यूज हैं, जो ज़्यादातर ड्रग्स का सेवन करते हैं, ड्रग्स की लत लगी हुई है, तो उनको हो सकता है। वो भी कौन? जो कि इंट्रावीनसली ड्रग्स को लेते हैं। मान लीजिए कोई मुंह से ले रहा है, कोई नाक से सूंघ रहा है, या फिर कई लोग इंजेक्शन लगाते हैं, तो ये इंजेक्शन वाले हैं, ये सबसे ज़्यादा प्रोन होते हैं एड्स डिजीज़ के। इंडिविजुअल्स हु रिक्वायर रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। कुछ ऐसी मेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, उस केस में आपको बार बार ब्लड चेंज करवाना पड़ता है, तो उस केस में भी जब बार बार ब्लड चेंज होता है तो वहाँ पर भी इन्फेक्शन होने के चांस हैं। और ऐसे चिल्ड्रन जो कि जिनकी मदर जो है वो HIV पॉजिटिव है, तो उनको सबसे ज़्यादा चांस है एड्स होने के। देखिए आगे देखिए, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट HIV या एड्स इज़ नॉट स्प्रेड बाय मियर टच और फिजिकल कॉन्टैक्ट। ये सिंपल सा रूल है, ये एक बेसिक चीज़ है जो पहले काफ़ी एड कैंपेनिंग भी चलाई गई थी इस बारे में कि भाई एड्स जो है वो छूने से नहीं फैलता है या फिजिकल कॉन्टैक्ट से नहीं फैलता है। तो ये फैलता कैसे है? देखिए, इट स्प्रेड्स ओनली थ्रू बॉडी फ्लूइड्स। मैंने पहले बताया था आपको, बॉडी फ्लूइड्स। कोई भी बॉडी के फ्लूइड हैं, चाहे वो म्यूकस हो, चाहे सीमन हो, चाहे आपका ब्लड हो, कोई भी बॉडी के फ्लूइड्स जब डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, मान लीजिए कोई एक पर्सन का ब्लड दूसरे पर्सन के ब्लड के कांटेक्ट में आया, या सेक्सुअल कांटेक्ट के दौरान जो सीमन है वो कांटेक्ट में आया, दोनों जो सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं उनके बीच में ये एक्सचेंज होता है, तो वो क्या है? फ्लूइड कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो उस दौरान भी HIV एड्स होने के चांसेस होते हैं। इट इज़ हैंस imperative for the physical and physiological well-beings that HIV AIDS infected person are not isolated from the family and society। तो उनको अलग नहीं करना चाहिए सोसाइटी और फैमिली से। There is always a time lag between the infection and the appearance of AIDS symptoms। देखिए, इसको समझना है कि मान लीजिए किसी भी पर्सन के अंदर, मान लीजिए कोई पर्सन A है, उसके अंदर आज एड्स का वायरस एंटर हुआ है, HIV वायरस इसके अंदर एंटर हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि इसके अंदर सिम्टम्स कल से ही दिखना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो पीरियड है जब वायरस एंटर हुआ और सिम्टम्स दिखने तक का पीरियड, इस पीरियड को हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो जो इंक्यूबेशन पीरियड है, मतलब शरीर के अंदर वायरस है लेकिन शरीर अभी तक कोई सिम्टम नहीं दिखा उसका, तो इसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो फर्स्ट सिम्टम जब दिखता है तब इंक्यूबेशन पीरियड वहाँ तक होता है।
तो ये जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 5 से 10 साल का हो सकता है। बहुत ख़तरनाक बात है ये। मान लीजिए आज HIV वायरस आज एंटर हुआ है, तो हो सकता है कि वो 10 साल बाद अपना सिम्टम्स दिखाए, तब आपको पता लगे कि ये पर्सन HIV पॉजिटिव है। तो इस बात को ध्यान रखना है। देखिए ये नॉर्मल सा एक रेट्रोवायरस जो HIV वायरस है उसका स्ट्रक्चर है। इसके अंदर ये जो बाहर है ये एनवलप है और अंदर ये जेनेटिक मटेरियल है। अब क्या होता है जब वायरस जो है वो हमारे नॉर्मल सेल, देखिए जो नीचे दिखाया गया है ये वाला, ये एक एनिमल सेल है। एनिमल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। जब वायरस ने क्या किया, एनिमल सेल को इन्फेक्ट किया, तो एनवलप तो बाहर ही रहता है, वो सिर्फ अपना जेनेटिक मटेरियल जो RNA है वही उस अपने इस होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करता है। RNA अपना डाल दिया। अब RNA क्या होगा, वायरल DNA इज प्रोड्यूस्ड बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये एंजाइम को याद रखना है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है भाई, और जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है उसका मतलब क्या है तो समझते हैं। देखिए जब RNA से वापस DNA बन रहा है तो उसको हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, जब DNA से RNA बनता है तो उसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। तो इस केस में क्या होगा, जब रेट्रोवायरस ने या HIV वायरस ने कोई एनिमल सेल को इन्फेक्ट किया, वहाँ ये अपना जेनेटिक मटेरियल इंट्रोड्यूस करता है। और वो जेनेटिक मटेरियल क्योंकि RNA है और जो अपना जो होस्ट का जो जेनेटिक मटेरियल है वो DNA होता है, तो ये जो RNA है उसको DNA में कन्वर्ट करेगा। कौन कन्वर्ट करेगा, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक एंजाइम है जो कि RNA को DNA के अंदर कन्वर्ट करता है। देखिए DNA के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। अब ये बन चुका है DNA, वायरल DNA बन चुका है। अब ये जो वायरल DNA है, जो वायरस का DNA है जो कि इसके RNA से बनाया है, वो अब क्या करेगा, जो हमारा होस्ट का न्यूक्लियस है उसके अंदर DNA है उसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर जाएगा, उसके अंदर चला जाएगा। और जब भी ये वायरस ये जो होस्ट का DNA अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा, तब ये वायरल DNA भी अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा और नए वायरस पार्टिकल, न्यू वायरल DNA को प्रोड्यूस करेगा। फिर वापस उससे RNA बन जाएगा और नए वायरसेस बनाता रहता है कंटिन्यूसली। तो लगातार जब जो होस्ट सेल का जो DNA है वो मल्टीप्लाई करेगा, तब ये जो वायरस वाला जो DNA है वो भी मल्टीप्लाई करेगा और फिर आगे जा कर के इस DNA से RNA बना करके वो नए वायरस पार्टिकल प्रोड्यूस कर लेगा। हम कहेंगे न्यू वायरसेस प्रोड्यूस हो जाते हैं इस प्रकार। तो ऐसे ही ये नए वायरस अब सेल से बाहर निकल के दूसरे बॉडी पार्ट्स पर अटैक करते हैं और इस प्रकार पूरे बॉडी के अंदर अपना नंबर को बढ़ा लेते हैं। अब देखिए यहाँ तक तो सही है। अब ये करता क्या है, तो अब हम आगे पढ़ेंगे कि इसका एक्शन क्या है। तो ये वायरस पार्टिकल जो हमारे इम्यून सिस्टम का सेल होता है T लिम्फोसाइट, तो उसके अंदर एक कैटेगरी होती है T हेल्पर सेल जो कि B लिम्फोसाइट्स की प्रोडक्शन में हेल्प करता है, तो उसको ये अफेक्ट करता है, तो उसकी प्रोडक्शन को ये रोक देता है। तो मतलब TH सेल, T हेल्पर सेल बोलते हैं, TH सेल की प्रोडक्शन को बंद कर देगा तो B लिम्फोसाइट्स के अंदर भी अफेक्ट करेगा और जो इम्यून सेल्स होते हैं वो प्रोड्यूस नहीं हो पाएंगे, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो जाए। तो देखिए पढ़ते हैं अभी कि इसका वे ऑफ एक्शन क्या है बॉडी में। ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है। देखिए, आफ्टर गेटिंग इनटू द बॉडी ऑफ द पर्सन की बॉडी में घुसने के बाद द वायरस एंटर्स इनटू मैक्रोफाज। याद रखना है मैक्रोफाज क्या होते हैं, ये भी इम्यून सेल्स होते हैं, हमें पता था, जो कि फैगोसाइटोसिस करते हैं। तो वायरस सबसे पहले कहाँ जाएगा, मैक्रोफाजेज के अंदर चला जाएगा, जहाँ पर क्या होगा, वेयर RNA जीनोम ऑफ द वायरस रेप्लिकेट्स टू फॉर्म वायरल DNA। मैंने अभी बताया आपको, जहाँ पर वो अपना जो जेनेटिक मटेरियल है RNA का उसको रेप्लिकेट करेगा और उसको DNA के अंदर कन्वर्ट कर लेगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। याद रखना है एंजाइम, ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट पैरा है एड्स का। अब देखिए, द वायरल DNA गेट्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू होस्ट सेल्स DNA, ये हमने पढ़ लिया है कि उसके न्यूक्लियस के अंदर DNA के अंदर चला जाएगा और डायरेक्ट्स द इन्फेक्टेड सेल्स, और जो सेल इन्फेक्ट हुआ है मतलब जिस सेल के न्यूक्लियस के DNA के अंदर इनकॉर्पोरेट हुआ है वहाँ पर क्या करेगा, टू प्रोड्यूस वायरस पार्टिकल। जैसे मैंने आपको बताया वहाँ पर नए वायरस को बनाएगा। अब देखिए, ऐसे करते करते मतलब द मैक्रोफाइजेज कंटिन्यू टू प्रोड्यूस वायरस। मान लीजिए एक मैक्रोफाज जो वायरस से इन्फेक्ट हो गया तो लगातार वायरस को बढ़ाता जाएगा क्योंकि उसके DNA के अंदर ही वो आ चुका है। जब भी वो उसका खुद का DNA मल्टीप्लाई करेगा, ये वायरस के DNA को भी मल्टीप्लाई करेगा और जिसके कारण नए वायरस पार्टिकल, या हम कहेंगे नए वायरस प्रोड्यूस होंगे। तो ये कंटिन्यूसली प्रोड्यूस करता रहता है वायरस। इसी कारण बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
इन दिस वे एक्ट्स लाइक HIV फैक्ट्री। तो क्वेश्चन आया हुआ है कि भाई HIV फैक्ट्री क्या है, तो मैक्रोफाजेस जो सबसे पहले इन्फेक्ट हुए हैं, मैक्रोफाजेस लगातार न्यू वायरस पार्टिकल को स्प्रेड करते रहते हैं अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं HIV फैक्ट्री। किसको? मैक्रोफाजेस को। देखिए आगे, साइमल्टेनियसली और क्या होता है साथ साथ, HIV कहाँ एंटर होता है? HIV एंटर्स इनटू हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स। मैंने आपको बताया था BOT लिम्फोसाइट्स होते हैं आपके, तो हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स के अंदर भी ये चला जाता है, वहाँ पर भी रेप्लिकेट करता है एंड प्रोड्यूस प्रोजेनी वायरस, और वहाँ पर भी ऐसे ही नए वायरस पार्टिकल बनाता है। अब क्या होगा, जो प्रोजेनी वायरस, जो नए वायरस बन चुके हैं, वो कहाँ आएंगे? ब्लड के अंदर आएंगे, रिलीज इन द ब्लड एंड अटैक अदर हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स। और जो दूसरे ब्लड के अंदर जो TH लिम्फोसाइट, हम TH सेल्स कहते हैं इसको, या फिर T हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स, तो इनको इन्फेक्ट करेगा, और इससे क्या होगा? दिस इज रिपीटेड लीडिंग टू प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन नंबर ऑफ हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स। नंबर कैसे होगा कि ये टी लिम्फोसाइट्स अपना काम छोड़ करके और अपना जो वायरस है उसके नंबर को बढ़ाने में लगे हुए हैं। इस प्रकार ये धीरे धीरे सभी T हेल्पर सेल्स के पास पहुंच जाएगा और उसके नंबर को कम कर देगा, जिसके कारण क्या होगा? इसका नंबर डिक्रीज हो जाएगा बॉडी में और पर्सन को इन्फेक्ट कर देगा। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इसके दौरान क्या होता है? द पर्सन सफ़र फ्रॉम, ये इसके सिम्टम्स बताए हुए हैं। पर्सन के अंदर क्या क्या होता है? बाउट्स ऑफ फीवर, डायरिया होता है, वेट लॉस हो जाता है। अब क्या है? ड्यू टू डिक्रीज इन नंबर ऑफ हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स। अब आपको पता है हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स डिक्रीज हो चुके हैं क्योंकि इन्फेक्शन बढ़ चुका है, सभी TH सेल्स के पास ये पहुंच चुका है। द पर्सन स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम infections that could have been otherwise overcome, such as those due to bacteria, especially mycobacterium, viruses, fungi and even parasites like toxoplasm। तो क्या कह रहा है कि भाई अब क्योंकि इसका इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो चुका है पर्सन का, इन्फेक्टेड पर्सन का, तो इस दौरान यदि छोटी सी भी इन्फेक्शन हो गई जो कि अदरवाइज ये एड्स नहीं होता तो ठीक हो जाती। कौन सी इन्फेक्शन? ऐसी इन्फेक्शन जो कि बैक्टीरिया, स्पेशली कौन सा बैक्टीरिया? माइकोबैक्टीरिया, और अलग अलग वायरस के द्वारा हो सकती है, फंजाई के द्वारा और इवन पैरासाइट्स के द्वारा। तो ये इन्फेक्शन नॉर्मल कंडीशन में ठीक हो जाती हैं, लेकिन एड्स पर्सन के अंदर ये इन्फेक्शन ठीक नहीं हो पाती है क्योंकि उसका जो इम्यून सिस्टम है वो काफ़ी वीक हो चुका है, डेफिशिएंट हो चुका है। किस में डेफिशिएंट हुआ है? तो हम कहेंगे TH सेल्स या हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स के अंदर डेफिशिएंट हुआ है। The patient becomes so immunodeficient that he or she is unable to protect himself against these infection। वो छोटी छोटी इन्फेक्शन जो डेली लाइफ में होती है उन्हीं से अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एड्स को कंफर्म करने का, नहीं एड्स को डायग्नोज करने का, डायग्नोज करने का टेस्ट कौन सा है? तो हम कहते हैं ELISA। फुल फॉर्म याद रखना है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे। तो एक ELISA टेस्ट होता है, उससे वो डायग्नोज किया जाता है। अब ट्रीटमेंट क्या है? तो ट्रीटमेंट वही वायरस है तो हम क्या देंगे? एंटीवायरल ड्रग देंगे। कौन सा वायरस है? तो रेट्रोवायरस, तो हम कहेंगे एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स दी जाती हैं जो कि पार्शियली इफेक्टिव होती हैं। वो पर्सन की लाइफ को थोड़ा लंबा कर सकती हैं बट कैन नॉट प्रिवेंट डेथ विच इज़ इनविटेबल। तो उसकी डेथ को नहीं रोक सकती हैं, बहुत ही डेडली डिजीज़ है, फैटल डिजीज़ है। अब बात करते हैं प्रिवेंशन ऑफ एड्स। एड्स को रोका कैसे जा सकता है, क्योंकि अगर एक बार हो जाता है तो उसकी डेथ ही हो सकती है आदमी की। तो ये प्रिवेंशन का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, एज एड्स हैज़ नो क्योर, कोई भी उसका क्योर नहीं है। प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट ऑप्शन, बचाव ही सबसे अच्छा ऑप्शन है। मोर ओवर HIV इन्फेक्शन मोर ऑफन स्प्रेड्स ड्यू टू कंसिक्वेंस बिहेवियर पैटर्न्स एंड इज नॉट समथिंग दैट हैपन्स इनएडवर्टली। तो ये इतनी आसानी से नहीं हो सकता। लाइक निमोनिया और टाइफाइड और निमोनिया के जैसे जल्दी जल्दी नहीं होता है, कुछ अलग से इसके अंदर कुछ अलग से बिहेवियर पैटर्न होते हैं। ऑफ कोर्स इन्फेक्शन इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन पेशेंट न्यू बोर्न फ्रॉम मदर मे टेक प्लेस टू द पुअर मॉनिटरिंग। तो ये जैसे कि खून यदि कोई चढ़ाता है तो उस दौरान इन्फेक्शन हो जाए, या कोई मदर अब नया बच्चा हुआ है तो उस दौरान मदर का ब्लड कॉन्टैक्ट में आ जाए, तो ये क्या है? लापरवाही है, पुअर मॉनिटरिंग है, इसके दौरान तो इन्फेक्शन हो सकती है। द ओनली एक्सक्यूज मे बी इग्नोरेंस एंड इट हैज़ बीन राइटली सेड डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस। तो इग्नोर नहीं करना है,
इन अवर कंट्री, एक ये इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है अभी, नेको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इंपॉर्टेंट है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। और बहुत सारी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओज बोलते हैं, एनजीओज आपने सुना होगा। एनजीओ मतलब कुछ सामाजिक संस्थाएं हैं जो बगैर किसी पैसे वगैरह के काम करती हैं, तो एनजीओ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये अपना बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं लोगों को एजुकेट करने में और एड्स के बारे में बताने में। इसके साथ साथ जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, एज स्टार्टेड ए नंबर ऑफ प्रोग्राम्स टू प्रिवेंट द स्प्रेडिंग ऑफ HIV इन्फेक्शन। तो उसने भी बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हुए हैं, एड कैंपेनिंग वगैरह चलती रहती हैं। मेकिंग ब्लड सेफ फ्रॉम HIV, इंश्योरिंग द यूज ऑफ डिस्पोजेबल। ये क्या है, ट्रीटमेंट है भी, मतलब ये प्रिवेंशन है। आपके आ सकते हैं कि भी कौन कौन से प्रिवेंशन है। तो ब्लड को सेफ रखना है HIV के इन्फेक्शन से, जो ब्लड बैंक होते हैं वहाँ पर प्रॉपर इनकी केयर रखनी चाहिए। दूसरा क्या है, डिस्पोजेबल नीडल्स और सिरिंज यूज करनी चाहिए पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर, और फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंडोम्स, तो इनका भी ये सिस्टम होना चाहिए। कंट्रोलिंग ड्रग अब्यूज़, जो लोग दवाई लेते हैं, दवाइयों की जो ये ड्रग्स की लत लगी हुई है, उनको भी कंट्रोल करना चाहिए। एडवोकेटिंग सेफ सेक्स को बढ़ावा देना चाहिए। एंड प्रमोटिंग रेगुलर चेकअप फॉर HIV इन ससेप्टिबल पॉपुलेशंस आर सम ऑफ द सच स्टेप्स टेकन। तो ये आपको याद रखना है, लास्ट वाला पैरा प्रिवेंशन है, आपके क्वेश्चन आ सकता है तो उसमें लिखना चाहिए। इन्फेक्शन विद HIV और हैविंग एड्स इज समथिंग दैट शुड नॉट बी हिडन। तो ये छुपाने की कोई बात नहीं है। सिंस देन द इन्फेक्शन में स्प्रेड टू मैनी मोर पीपल, क्योंकि इससे ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचेंगे। HIV इन्फेक्टेड पीपल्स नीड हेल्प एंड सिंपैथी, उनको हेल्प करनी चाहिए, सिंपैथी दिखानी चाहिए, इंस्टेड ऑफ बीइंग संग्ड बाय द सोसाइटी। अनलेस सोसाइटी रिकॉग्नाइज इट एज ए प्रॉब्लम टू बी डील्ड विद ए collective manner, the changes of the widespread of the disease increase many-fold। इसको हम एक साथ मिल करके ही हटा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जो कुछ छुपा लेगा या कुछ कर लेगा तो ये रुक जाएगा। इसको एक साथ सोसाइटी मिलकर ही ख़त्म कर सकती है। इट इज़ मेलेडी दैट कैन ओनली बी टैकल्ड बाय सोसाइटी एंड मेडिकल फैटर्निटी एक्टिंग टुगेदर। दोनों को मिलकर के काम करना होगा टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द डिजीज़। तो ये लास्ट वाला थोड़ा लेक्चर टाइप है, लेकिन आपको ये प्रिवेंशन के मेथड्स पता होने चाहिए, इसका वे ऑफ एक्शन पता होने चाहिए। जो पीछे फ्लो डायग्राम बताया गया था कि कैसे इन्फेक्ट कर रहा है, कैसे एंटर हो रहा है, वो आपको पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट जो वीडियो में हम बात करेंगे टॉपिक कैंसर के बारे में, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है।